सभी को नमस्कार। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जो प्रश्न हमारे कक्षा 12वीं में बोर्ड में पूछे जाने हैं, उसमें अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी जोड़ दिया गया है। पहले जो प्रश्न आते थे वो 1 अंक के प्रश्न आया करते थे, और इसके अलावा जो आलेख या फीचर इत्यादि के प्रश्न होते थे उनको आप विस्तृत रूप से लिखते थे। लेकिन अब पुस्तक के अंदर से लघुत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो जो कहानी कैसे लिखें, जो टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक से संबंधित ही प्रश्न आप देखेंगे जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। चूँकि कोई परीक्षा अभी तक तो हुई नहीं है इस नए पैटर्न के हिसाब से, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे 2 प्रश्न इस पार्ट से दे रखे हैं। कहानी में कथानक क्या है, यानी कहानी से संबंधित कथानक को बताना है, उदाहरण देकर समझाइए। और दूसरा प्रश्न है कहानी की रचना में पात्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पहला वाला प्रश्न 3 अंक का है, दूसरा वाला प्रश्न 2 अंक का है। तो इस तरह से 5 अंक तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर मिल रहा है। हो सकता है कि इससे अधिक भी पूछा जा सके, इससे कम भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक अनुमान है सामान्य कि 5 अंक का तो होगा ही। तो इस पे हम लोग चर्चा इस दृष्टि से करेंगे कि एक कहानीकार के रूप में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। हम सैद्धांतिक स्थिति पर नहीं जाएंगे, बल्कि व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करेंगे, और इस रूप में करेंगे कि अगर आप एक कहानीकार के रूप में हैं तो क्या सावधानी बरतनी, क्या जानना है, क्या आप समझा सकते हैं। कहानी किसे कहते हैं ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। कहानी से सभी लोग परिचित हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहानी के बारे में न जानता हो या कहानी न सुना हो। लेकिन यहाँ परिभाषा के रूप में बता दिया गया है, हालांकि इसको भी ये नहीं कहेंगे कि परफेक्ट परिभाषा है। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। इसमें जो पारिभाषिक शब्द हैं जैसे पात्र, परिवेश, द्वंद्वात्मकता, चरम उत्कर्ष, ये सारे आगे मैं आपको समझाऊंगा। कहानी के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरे के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। अपने अनुभव बांटने की ज़्यादा इच्छा होती है, दूसरों के जानने की तो कमी होती है। ये व्यवहारिक बात बताए, ये सैद्धांतिक नहीं है। यानी इसको इस वाली बात को बहुत सीरियसली मत ले लीजिएगा। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। यानी कहानी से हमें स्वाभाविक रूप से लगाव होता है। कहानी का आधार सच्ची घटनाएं, कल्पना या दोनों का सम्मिश्रण हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि कहानी का आधार क्या होगा। सच्ची घटनाएं, कल्पना या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। कहानी काल में, प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता बहुत थी। मौखिक कहानी से मतलब कहानी कथन वाली बात, अर्थात जो हम लोग दादी नानी से कहानियाँ सुने हैं या किसी अन्य से जो कहानियाँ सुने हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय संचार का कोई अन्य माध्यम नहीं था। कथानक क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु, जैसा कि प्रश्न दे रखा था, ध्यान दीजिए इसे। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है या कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा होती है। कथानक एक प्रकार से कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है, उसी तरह जैसे मकान बनाने से पहले एक नक्शा कागज पर बनाया जाता है। यानी एक बेस होता है एक तरह से जिस पर कहानी टिकी होती है। एक आउटलाइन आप कह सकते हैं किसी कहानी की।
उदाहरण अगर देना चाहें, अगर मान लीजिए पहलवान की ढोलक कहानी आपने पढ़ी है फणीश्वर नाथ रेणु की, तो इसमें हो सकता है कि पहलवान के बारे में लेखक ने सुना हो, या हो सकता है कि शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ जानता हो या सब कुछ उसे पता चला हो। तो उसके मन में इच्छा हुई होगी कि इस व्यक्ति या इस पात्र या इस घटना के आधार पर भी कहानी लिखी जा सकती है। तो एक संक्षेप में कथानक इसका क्या होगा? कथानक यह होगा कि 9 वर्ष की अवस्था में लुट्टन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसकी सास उसका पालन पोषण करती है। चूँकि सास के प्रति लोगों का नकारात्मक रवैया रहता है, उसको सताया भी जाता है समाज के द्वारा, तो स्वाभाविक रूप से मन में लुट्टन के मन में हो जाता है कि मैं बदला लूँगा, और इसी वजह से वह पहलवानी करने लगता है। पहलवानी में जब श्यामनगर के मेले में वह शेर के बच्चे उपनाम है, ध्यान दीजिएगा, उसको पटखनी दे देता है, उससे जीत जाता है, तो वह राजकीय पहलवान भी बन जाता है। इसके बाद 15 वर्ष बीतने के बाद उसे राजकीय पहलवान के रूप में जो उसकी स्थिति थी उससे हटा दिया जाता है, क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन होता है। गांव जाता है, गांव में भी उसको कोई विशेष खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। गांव में हैजा और सरसाम फैलता है, यानी महामारी फैलती है, और उसमें ढोल बजाकर वह लोगों का उत्साह वर्धन करता रहता है। लेकिन शुरू में उसके बेटों की मौत होती है, उसके बाद उसकी खुद की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी वह हारता नहीं है। भले उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसमें हौसला कायम रहता है, और वह अपने गांव के लोगों को भी हौसला देता रहता है। ये हुआ कथानक। इस पे कहानी छोटी या बड़ी जो भी लेखक लिखना चाहे, या उसके ऊपर है कल्पना शक्ति। तो कल्पना के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। थोड़ी सी और कथानक के बारे में बात कर लेते हैं। कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के आधार पर आता है, जैसा कि मैंने अभी पहले चर्चा की। कभी किसी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक, यानी कोई एक बड़ी कहानी सामने आ जाए या जो घटनाक्रम हुआ हो आ सकता है, उसी पे मन हो जाए कि नहीं, इस पे कहानी लिखी जानी चाहिए। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है, और कभी कथानक का एक सूत्र आता है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा। मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं, किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को देखते हैं, आपके मन में आता है कि मुझे इस पर ही कहानी लिखनी चाहिए, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। मतलब एक छोटा प्रसंग भी प्राप्त करके आप कथा लिख सकते हैं, या किसी खास पात्र को ही देख करके आप कहानी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अपनी कल्पना जोड़नी पड़ेगी। तो कल्पना किस रूप में होगी? यह कल्पना संभव घटनाओं पर आधारित होती। ऐसी कल्पना नहीं उसमें जोड़ देंगे जो बिल्कुल असंभव लगे। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। कथानक में द्वंद्व का तत्व महत्वपूर्ण होता है। द्वंद्व से अभिप्राय परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में बाधा को ही यहाँ द्वंद्व कहा गया है। कहानी में द्वंद्व का मतलब लड़ना होता है, या विचारों के द्वंद्व की बात हो तो दो राहे की स्थिति या दुविधा की स्थिति। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बाधा आती है तभी हमें पता चलता है कि नायक उन बाधाओं से कैसे पार पाता है, क्या रास्ता वह निकालता है। एक बाधा समाप्त होने के बाद अगली बाधा आ सकती है, या बाधा समाप्त होने के बाद कहानी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। कथानक की पूर्णता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। नाटकीय ढंग मतलब लोगों में तल्लीनता होनी चाहिए उसकी, जो भी घटना है उसके प्रति।
नहीं तो बिल्कुल सपाट सा होगा अंत, तो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा या उसकी कहानी के प्रति कोई आकर्षित नहीं होगा। अंत कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। यह रोचकता द्वंद्व के कारण ही बनी रह पाएगी। द्वंद्व के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको कि लगातार बाधाएं आए, घटनाएं और परिस्थितियां ऐसी आए कि नायक या जो भी उस कहानी का मुख्य पात्र है उससे उसका चरित्र और चमकदार होता जाए। द्वंद्व को एक बार फिर से देख लें। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी विचारों के टकराव या किसी को खोज में आने वाली बाधाओं के अंतर्द्वंद्व आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी में भी उतना ही सफलता से आगे बढ़ सकेगा। यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या संघर्ष वह कर रहा है, कैसी परिस्थितियां आ रही हैं, वो सारी परिस्थितियां पाठक के सामने क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी में आए हर पात्र, घटना या समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। यह कहानी को रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगर आज के समय राष्ट्रपति को आप मुकुट पहना देंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब अपने कहानी में। और 16वीं शताब्दी के किसी शासक को रॉकेट चलाते हुए दिखाएंगे तो भी ये बिल्कुल अटपटा सा हो जाएगा। तो देश काल का मतलब किसी खास समय में उस समय जो जो घटनाएं घट सकती थीं उसके आधार पर ही आप कहानी लिखेंगे। उससे बिल्कुल विपरीत घटनाओं के आधार पर कहानी आपको नहीं लिखना है। पात्र क्या कहानी का एक मुख्य अंग होता है। पात्र आप कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ बात की जा रही। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है, बिल्कुल अलग। कोई ऐसा नहीं कि सारे पात्र एक ही जैसे होंगे। अगर सारे पात्र एक ही जैसे होंगे तो शायद कहानी आगे बढ़ ही न पाए। कहानी के विकास के साथ साथ पात्र का स्वरूप भी परिवर्तित तो हो सकता है। मतलब हो सकता है शुरू में वो किसी और स्वभाव का रहा हो, बाद में स्वभाव उसका बदल जाए, या शुरू में किसी और तरह से पेश आता हो, बाद में वो बदल सकता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, यानी जो कहानी लिखने वाला है, ध्यान दीजिए, उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और संवाद लिखने में होगी। यानी वो स्पष्ट रूप से जानता है पात्रों को, तभी उनका चित्रण भी अच्छे ढंग से कर पाएगा। इसके साथ साथ पात्रों का अंतर संबंध भी अध्ययन का विषय है। पात्रों का चरित्र चित्रण किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाता है, ये देखें। आम तौर पे ये जो बातें हैं इससे अलग भी हो सकती हैं। या तो सीधे बता दें कि ये आदमी ऐसा है, तो ये थोड़ा सा आज के समय अच्छा नहीं लगता। जैसे लेखक अगर कहे मुरलीधर बड़ा दानी है, वह दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है, तो ये सीधे बता दिए ना, दानी आदमी है। लेकिन आजकल ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि पात्रों के आपसी क्रियाकलापों, संवाद और दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण किया जाता है। जैसे मुरलीधर ने एक गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते देखा तो उसकी अपनी शाल उसे दे दी। देखिए, यहाँ नहीं कहा गया है कि मुरलीधर दानी है, लेकिन इस घटना से पता चल जा रहा है कि वह दानी है। या उसके बारे में किसी पात्र के द्वारा या लेखक के द्वारा ये कहा जाए कि मुरलीधर का दोस्त स्कूल में फीस जमा करने के लिए लाइन में बाहर निकल आया क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। मुरलीधर ने दोस्त को बताए बिना फीस जमा कर दी। इससे भी पता चल रहा है कि किस तरह का चरित्र मुरलीधर का है। या कोई पात्र मुरलीधर के बारे में ये कहे, यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुरलीधर ही सॉल्व कर सकता है, चलो उसके पास चलें, तो इससे भी पता चल जा रहा है। तो ये बाकी 3 तरीके ये ज़्यादा बेहतर है पहले वाले की बनस्पत। संवाद, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं,
कहानी में संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना मुश्किल है। फिर पात्र होंगे यानी लोग होंगे तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही, और उसी से कहानी आगे बढ़ती है। तो संवाद का पहला काम क्या है कि यह लोगों के या पात्रों के भावों को व्यक्त करता है। फिर पात्रों को बताता है कि पात्र कैसे हैं, पात्रों के द्वारा अभिव्यक्ति कराता है, और इससे कहानी आगे विकसित होती है। संवाद ही कहानी के पात्र को स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार स्वयं नहीं दिखा सकता, मतलब हो सकता है कि कहानीकार हिचक रहा हो कि अरे ये सीधे क्यों बता दूं, या उसमें ऐसी उस समय स्पेस ना हो या ऐसी स्थिति न बन रही हो सीधे बताने की, तो वहाँ संवाद के द्वारा ये बातें बता दी जाएंगी। संवादों के माध्यम से सामने लाता है, इसलिए संवादों का महत्व बराबर बना रहता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, यानी जैसा पात्र है उसी तरह का संवाद होना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम के बारे में आप उनके मुंह से कुछ कहलवा रहे हैं तो मर्यादित बातें होनी चाहिए। कुंभकर्ण के मुंह से कुछ कहलवा रहे हैं तो उसके अनुसार होनी चाहिए। रावण के मुंह से कुछ कहलवा रहे हैं तो उसके स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए। माँ सीता के मुंह से कुछ कहलवा रहे हैं तो वैसे ही जैसा उनका स्वभाव है उसके हिसाब से होनी चाहिए। विश्वास व आदर्शों की स्थितियों के हिसाब से संवाद रखे जाने चाहिए। संवाद के समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद करने लगते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर लेखक को भाषण देने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, संवाद से ही पता चल जाता है कि कहानी कहाँ जा रही है। क्लाइमेक्स जो कहानी का बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है, जिससे पता चल जाता है कि अब क्या हो रहा है, कहानी कहाँ जाएगी, ये पता चल जाता है। कहानी का चरम उत्कर्ष क्लाइमेक्स कहलाता है। चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भाव या पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर जाती है। यानी ज़बरदस्ती बताना शुरू करे लेखक तो क्या है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है या बहुत कम हो जाता है क्लाइमेक्स का। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य के पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकते हैं। इसको समझिए, अगर कहानीकार सोचे कि हमें ये वाली बात बता ही देनी है और वैसी स्थिति न बन रही हो तो अपना उपदेश देना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, वो कहानी का भाव नहीं रह जाएगा, भाषण का भाव हो जाएगा कहानी में। सर्वोत्तम यह होता है कि चरम उत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे, लेकिन पाठक को भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वह उसके अपने हैं। मतलब एक दिशा तो दे दे कि हमें इस दिशा में जाना है, लेकिन निर्णय निकालने की आज़ादी और स्वयं महसूस होना, ये दोनों चीज़ें किसके ऊपर होनी चाहिए, पाठक के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।